Welcome, friends. Welcome to session number 9 in this video lecture series, where we are covering alternative investments. And alternative investments, friends, is very critical topic in CFA level 1 syllabus, because not only is this topic important from your curriculum perspective, because ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जनरली हम लोग अपने जो है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिनारियोज में इसको नहीं देखते हैं ज़्यादा, राइट. बट उससे भी ज़्यादा, फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कल को जब भी अपना करियर हेज फंड मैनेजमेंट में, वीसीज में, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहेंगे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यूज़ पड़ेगा. तो इसीलिए ये बहुत बहुत क्रिटिकल टॉपिक है. इस टॉपिक में क्या है आज हम उसको गहराई से देखेंगे. बट अगर दोस्तों आज आप हमारे सीरीज़ के साथ इस जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि सी एफ ए लेवल 1 की पूरी कवरेज जो हम लेवल 1 में सिलेबस है, टॉप 10 टॉपिक्स जो हैं, उन सारे की कवरेज कर रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज टॉप 8 टॉपिक्स देख लिए हैं. आज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो 9th टॉपिक है उस सीक्वेंस में. और दोस्तों, सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है सीएफए के अंदर, राइट. अगर आप एक सीक्वेंस से टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं भटक जाएंगे, कहीं आपका जो फाइनेंस का पूरा करिकुलम है बहुत ही अलग तरीके से निकल के आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीक्वेंस से हम चढ़, राइट. तो ये जो 9th टॉपिक है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का, इसका 6% वेटेज है और सीक्वेंस में 9th में आता है. मतलब आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेकंड लास्ट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, राइट. अब दोस्तों, इस टॉपिक में क्या है वो तो आज हम डिटेल में देखेंगे, बट इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देखें, बिकॉज इन द एंड I have taken up your queries, friends, and I have tried to answer that in lot of detail. So do watch the video till the end. Also do spread the word, like, share and subscribe so that more people can get to know about this video, as well as the awareness and knowledge which we are trying to spread through this video. Okay, great guys. Now, alternative investments, इसका सिलेबस क्या है और ये क्यों पढ़ रहे हैं आप. तो दोस्तों देखिए, क्यों तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हेज फंड मैनेजमेंट के जो रोल्स होते हैं, कल को आपको अगर हेज फंड मैनेजर बनना है तो वो आप इस टॉपिक से जो सार खींचते हैं, इस टॉपिक से जो आपको पढ़ाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है. नंबर 1. नंबर 2, कि इस टॉपिक में जो है वीसीज, वेंचर कैपिटल, आज देखते हैं आप लोग बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में अपना जो है करियर बना रहे हैं, स्टार्टअप्स में कैसे इन्वेस्ट करना है. तो उसके बहुत सारे वीसीज कंपनियां होती हैं, जैसे सिक्वा कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन कैपिटल, एक्सेल, मैट्रिक्स पार्टनर्स एटसेट्रा. बहुत सारी ये कंपनियां, इनके अंदर भी जो एनालिस्ट काम करते हैं, उनको स्टार्टअप्स को कैसे वैल्यू करना है, क्या चीज़ें होती हैं स्टार्टअप्स के अंदर जो देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें भी दोस्त इस जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक है उनमें समझाया जाता है. ठीक है, ग्रेट. तो अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये तो पता लग गया कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई आपको क्लियर हो गया. तो अब देखते हैं इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है. तो पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स सिंपल, फीचर्स, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स. ये बहुत ही सिंपल है. नेम इटसेल्फ सेज कि यार हर जो इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसका दोस्त एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता होना चाहिए. अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको रेंटल अग्रीमेंट में ये स्ट्रक्चर नहीं पता है कि भाई यहाँ रेंट भरते हैं, किस तारीख को रेंट पे करना होता है वो बताते हैं, आपको फ्लैट में कितना नोटिस पीरियड है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारी चीज़ें बताते हैं. पिछला सेक्शन में हम लोग फिक्स्ड इनकम देख रहे थे, डेरिवेटिव्स देख रहे थे. तो मैंने आपको उन टॉपिक्स में बताया था कि कैसे वो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में क्या अलग अलग आपके फीचर्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको जनरली इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है. फीचर्स, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स. तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या स्ट्रक्चरिंग होती है, क्या उसमें मेथड्स फॉलो होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, राइट, वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है. दूसरा, परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स. क्योंकि दोस्तों इसके रिटर्न्स जो होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के, ये जनरली जो है बहुत ही फिनोमिनल होते हैं और बहुत अलग तरीके से निकाले भी जाते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि आपका रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट से या रेंटल इनकम से भी आ रहा होता है और कैपिटल के अप्रिशिएशन से भी आ रहा होता है, राइट. तो इसका रिटर्न बहुत ही अलग तरीके से आ रहा होता है. सिमिलरली जो है इसका रिटर्न्स बहुत फिनोमिनल हो सकता है, 200%, 500% रिटर्न्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हेज फंड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो उस तरीके से खेली जाती हैं ताकि आपको फिनोमिनल रिटर्न हो. ऑफ कोर्स उसका रिस्क भी अलग होता है. तो ये रिस्क और रिटर्न
किस तरीके से देखना है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप में, अपने क्लाइंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें क्या क्या बायसेस होते हैं या क्या क्या बारीकियां होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप और आपका क्लाइंट दोनों उसमें अवेयर रहें। वो सारी चीज़ें आपको टॉपिक नंबर 2 परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स में पढ़ाया जाता है। देन थर्ड सब टॉपिक जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के है वो है इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट कैपिटल। कि यार प्राइवेट कैपिटल मतलब स्टार्टअप्स को या वो कंपनियां जो आज तक लिस्टेड नहीं है उनको किस तरीके से उसमें फंड्स डलते हैं, राइट। उसमें कुछ इक्विटीज डलता है। बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर आई हैव जस्ट सीन दैट मीशो, राइट, हैज रेज्ड ऑलमोस्ट $275 million। अब ये मीशो एक स्टार्टअप है, राइट। वो कुछ सालों पहले ही आई थी, राइट। टियर 2 टियर 3 जो नीचे के तबका है उसको सर्व करती है, राइट। 250 से 300 350 के प्रोडक्ट सेल करती है, जबकि अगर आप कोई भी फैशन ब्रांड जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे लेने जाएंगे तो वहाँ 1000-1200 का मिलेगा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टार्टअप खोला कि यार जो मध्यम वर्ग से नीचे बंदे हैं या मध्यम वर्ग हैं, 300 350 की कुर्ती लेना चाहते हैं, शर्ट लेना चाहते हैं, यार वो आज उनको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं अवेलेबल है। तो क्या हम लोग एक ऐसा स्टार्टअप बनाए जो खाली यही सेल करेगा, राइट। तो उससे उन्होंने बहुत अच्छा किया। $3.9 बिलियन की वैल्यूएशन है उस कंपनी की, और उन्होंने $275 मिलियन अभी रिसेंटली रेज किया। तो यार ये कैसे उनकी वैल्यूएशन आई, कितना उन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये जो इनका इक्विटी जो इनकी वैल्यूएशन आई वो कैसे आती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझाया जाता है, राइट। और अब आप खुद देख रहे हैं कि कल को आप जो है वीसीज के लिए, वेंचर कैपिटल्स के लिए काम करेंगे तो आप भी ऐसे ही कंपनियों को एनालाइज कर रहे होंगे, और आपको कैसे पता लगेगा इन कंपनीज को वैल्यू कैसे करना है। तो ये जो नॉलेज बेस आपको इस सब टॉपिक 3 में दी जाएगी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, उससे आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त इसके बाद है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स जो नॉर्मल स्टॉक्स या बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स जो आप लेते हैं उससे हट के एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसी में से एक हटके इन्वेस्टमेंट जो होती है रियल एस्टेट की होती है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ यार देखो दोस्त, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ की हम ज़मीन ले लेते हैं, यहाँ फ्लैट्स ले लेते हैं, यहाँ हाईवे आने वाला है, यहाँ फ्लैट्स ले लेते हैं। जैसे एनसीआर के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी चर्चा में था, अब वहाँ हाईवे बन गया है तो वहाँ पर अब रियल एस्टेट्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनानी होती है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है, वो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में क्या मेट्रिक देखनी होती है, वहाँ के कुछ रेंटल्स देखने होते हैं क्या, क्योंकि रियल एस्टेट जो होता है काफ़ी इलिक्विड एसेट होता है। कल को अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो बहुत मुश्किल है उसको लिक्विडेट करना। आप बहुत आसानी से उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते कि स्टॉक की तरह एक सेल बटन दबाया और सेल हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट इलिक्विड एसेट होता है। अब आप सोचिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो वो किसी एक आदमी को लेनी है, 500 आदमी मिलकर नहीं ले सकते हैं। जैसे स्टॉक्स तो क्या है, छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, एक एक पेपर आप बेच सकते हैं अलग अलग, इसमें नहीं बेच सकते। तो ये इलिक्विड एसेट होता है, मतलब इसको बेचना खरीदना उतना आसान नहीं होता है। इसमें गवर्नेंस पॉलिसीज और लीगैलिटीज भी बहुत सारी होती हैं, राइट। तो हेंस इन सारी चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्या इसमें ध्यान देना होता है, वो सारी आपको रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सब टॉपिक में सिखाया जाता है, राइट। और इसीलिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दोस्त बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, क्योंकि जो लोग इसमें परिपक्व होते हैं, पीपल हु आर गुड इन दिस, दे मेक टन्स ऑफ मनी बोथ फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर देयर क्लाइंट्स। बट ऑफ कोर्स सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसमें अगर जो है थोड़ी सी भी आपसे गलती होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में क्वालिफाई होता है, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें है हेज फंड्स और नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों बहुत बार ये जो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं आप लोग, ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इसमें कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, क्या रिस्क रिटर्न्स होते हैं, वो आपको यहाँ समझाए जाते हैं। हेज फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिसमें मामूली स्टॉक्स या बॉन्ड्स की खरीद और बेच नहीं होता है, बट बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन के तहत हेज फंड्स बनते हैं। जैसे बहुत सारे हेज फंड्स में हेज फंड की स्ट्रेटजी क्या होगी कि कोई बैठ के ये स्ट्रेटजी बना रहा होगा कि देखो यार श्रीलंका में सरकार गिर जाएगी, श्रीलंका में सरकार जो है गिरेगी तो ये सामान जो है महंगा हो जाएगा, और इसलिए ये महंगा सामान जो है आज हम खरीद लेते हैं ताकि जो है कल को जब ये महंगा हो तो हम बेच पाएँ। अब देखिए ये जो सोच अवस्था है ये
बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें जो है बहुत नॉन लीनियर थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि खाली स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ता है घटता है ये जानने से नहीं होगा। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स सबका अंदाजा होना चाहिए। तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हेज फंड मैनेजमेंट के तहत आती है। और हेज फंड वाला जो सब टॉपिक है इसमें आपको एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं वो आपको सिखाई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक। और बाय द वे हेज फंड में आप जरूर से जो है जॉर्ज सोरोस का नाम सेलेक्ट करें, SOROS। ये हेज फंड मैनेजमेंट के बादशाह रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी जिंदा हैं, राइट। तो ये जो है बहुत अलग अलग टाइप के इन्होंने हेज फंड में बेट्स लिए थे। इन्होंने कई कई कंट्रीज पे ऐसे बेट ले लिए थे कि कंट्रीज जो है बैंक्रप्सी की स्टेज पे आ गई थी। तो ये बहुत ही इनफेमस टाइप के व्यक्ति हैं जिनके हेज फंड मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर होते हैं। तो हेज फंड में क्या क्या होता है वो आपको हेज फंड वाले टॉपिक में पता लगेगा। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एसेट्स, तो दोस्तों दिस इज अ रीसेंट एडिशन। जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एसेट्स है ये बहुत ही रीसेंट एडिशन है, बहुत ही रीसेंट एडिशन है आपके इस पूरे कार्यक्रम में। क्योंकि अगेन एज आई कीप टेलिंग यू दैट CFA बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान देता है कि आप क्या लेटेस्ट जो बाजार में चल रहा है क्या उनके स्टूडेंट्स को वो पता है कि नहीं पता है, राइट। तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हेज फंड मैनेजमेंट में हेज फंड के बाद रिसेंटली इन्होंने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया डिजिटल एसेट्स, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी पढ़ाई जाती है, ताकि आप जब CFA लेवल 1 क्वालिफाई करके एक इंटरव्यू में बैठे तो आप ये ना बोलें कि नहीं सर हमें तो जो है ना सर ये तो हमें पता नहीं सर, हमारे CFA लेवल 1 में नहीं पढ़ाया गया। CFA इंश्योर्स कि उनका जो बच्चा पास हो रहा है उसको हर उस चीज़ की जानकारी है जो अभी रिसेंटली बाजार में चल रहा है, राइट। ग्रेट। अब आते हैं दोस्तों Q&A पे। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दोस्तों ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, 5% के आसपास इसका वेटेज है। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स में आपको सेकंड लास्ट में इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहले जो इसके टॉपिक्स पहले 8 टॉपिक्स हैं उनका यूज़ होता है, उनकी लर्निंग्स यहाँ यूज़ होंगी। तो ज़रूर इसमें जो है जल्दबाजी ना करें कि अरे यार मैं तो रियल इस्टेट में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, पापा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तो चलो भाई मैं भी देखता हूँ। वो नहीं करना है, वो गलती आपने ना केवल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बट किसी भी टॉपिक के लिए नहीं करनी है। इसको बोलते हैं नोन बायस। नोन बायस का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैं जानता हूं वो मैं पहले कर लूं, वो करना नहीं है। क्योंकि CFA में मैं बार बार बोलता हूं एक पूरा क्रम है दोस्तों, वो क्रम के थ्रू आपने पढ़ना है। क्योंकि अगर आप क्रम के थ्रू नहीं पढ़ेंगे देन यार योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस विल बी नॉट करेक्ट। चलिए अब क्विकली जो है Q&A देख लेते हैं। अभय ने एक बहुत बड़ा सवाल बनाया है, मैं उनको संक्षेप में आप सबको समझा देता हूँ। इन समरी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, इन समरी अभय इज ट्राइंग टू से that he is planning to give CFA, right? And he believes that yes, it will take him to new heights. But he also thinks कि is CFA alone sufficient, right? Because he has been told several times, because this myth is quite popular, right, in the market, that without MBA CFA is of no value. And hence he is bit skeptical कि सर MBA भी करना पड़ेगा क्या, because he says that he doesn't have money to do CFA, do MBA from a premier institute. So what should we do? So Abhay, first of all, be very comfortable in knowing this from the horse's mouth. मैं आज आपको ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एंड ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ कि मैंने अभय लास्ट 5-6 ईयर्स में हजारों की मात्रा में बच्चे CFA के लिए ट्रेन किए हैं, और मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपने करियर में किया है बिना MBA के। इनफैक्ट अभय MBA किसी एवरेज कॉलेज से करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि MBA डिग्री का कोई मोल नहीं है। MBA ब्रांड तब बनता है जब वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या प्रीमियर इंस्टीट्यूट से दिया जाए। तो अगर आपको MBA करना है तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही करना है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो भले आपको सस्ता मिल जाएगा, 10-15 लाख में मिल जाएगा, जबकि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में 25-30-40 लाख का मिलेगा। बट वो एक हिंदी में कहावत थी जो मेरे जहन में हमेशा रहती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अगर आपने करना है तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, अदरवाइज डोंट डू MBA। MBA
from a local college, tier 2, tier 3 college is of no use, zero use. Number one. Number two, Abhay, which you should note is that मेरे भाई CFA alone is also sufficient, क्योंकि CFA जो है यार एक ग्लोबल ब्रांड है. It exists in the market for last 60 years. If you clear 2 levels of CFA, second level is the toughest. You will establish a very supreme brand on your resume, which will open up all the opportunities for you. Why all? Because CFA, as you would have seen in my lecture series and my videos as well, is a generalist degree. जनरलिस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है अभय, कि यार इसमें आपको ए टू जेड ऑफ फिनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है. तो आपको इस चीज़ का डरना नहीं है कि अरे भैया इसमें तो जो है खाली यही टॉपिक है, मैं खाली इसी की रोल्स खोलेंगे. आपके लिए हर संभव रोल जो फाइनेंशियल डोमेन में होता है, भले वो क्या क्या हो सकते हैं, भले आपके वो इक्विटी एनालिस्ट का रोल हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क एनालिस्ट एक्सेट्रा, ये सारे रोल्स खुल जाते हैं. तो बिंदास होके 2 लेवल्स क्लियर कीजिए. इन केस यू वांट टू प्रिपेयर विथ अस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव टॉट दिस एंटायर कोर्स इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग मैनर. काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो आप प्लीज़ उसको चेक करिए. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. लॉट ऑफ डेमो सेशंस एक्सेट्रा आर देयर. तो आप जरूर उसको चेक कीजिए. इफ यू लाइक इट, यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स क्विकली. राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट अभय. डू वेल. Then comes Gopal Suthar. He says, yeah, he needs to know more about CFA. Is this a good career option for me or not? So Gopal, थोड़ा सा और descriptive रहिए. And this is not just for Gopal here, but for everyone who is watching this. We have a link of free CFA mentorship in our description as well as in the pinned comment. आप प्लीज़ उसको क्लिक करके अपने जो भी सवाल है आप मेरे तक पहुंचाइए. मैं जरूर उसको पढ़कर आंसर करूंगा, जैसे मैं इनके आंसर कर रहा हूं. बट उसमें थोड़ा डिटेल्स और दीजिए. गुड फॉर मी और नॉट, मतलब अब गोपाल जो है मैं कैसे इसको आंसर करूं. ये तो वही बात हो गई कि सर जो है मैं दौड़ना चाहता हूं सबसे फास्ट स्पीड में, बताइए मैं दौड़ सकता हूं कि नहीं. अब मुझे नहीं पता भाई कि आप लंगड़े हो कि नहीं हो भाई. तो मतलब हेंस, if you don't give me the context, then it is difficult for me to answer this question. But having said that, गोपाल, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी है. नंबर वन यार, आपको वो चॉइसेस लेनी है जिससे ज़्यादा आपके लिए करियर के दरवाजे खुल पाए. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए बॉलर बनने की, बैट्समैन बनने की या ऑलराउंडर बनने की, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली ऑलराउंडर बनना सेलेक्ट करेंगे. तो मेरे भाई, CFA वही एक ऑलराउंडर डिग्री है, क्योंकि टीचेस यू ए टू जेड ऑफ फाइनेंस एंड हेंस ये सारी अपॉर्चुनिटीज खोलता है, ताकि कल को जो अपॉर्चुनिटी में आप इंटरेस्टेड है आप उसको चुने, रादर देन ये सोचें कि अरे यार जो है अब तो यही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हो सकेगा इसमें जो बेस्ट हो पाएगा वो करेंगे. राइट? नंबर वन. नंबर टू, अपॉर्चुनिटीज ब्रांड की मोहताज होती हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज डिपेंड ऑन ब्रांड, which means if you do not have a brand, irrespective of कितना भी आपके पास नॉलेज भरा पड़ा है, आपको आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ये क्रूड सच्चाई है. आप मारते रहिए रणजी ट्रॉफी में 200 रन 300 रन, कोई पूछेगा नहीं. आप आईपीएल में 50 रन मार दीजिए, आपको इंडियन सिलेक्शन टीम पूछने लगेगी. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हेंस यार, बाय वर्च्यू ऑफ 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, CFA का एक बहुत सॉलिड ग्लोबल ब्रांड है जिसको आपने मिस नहीं करना है. तो ये दोनों चीज़ें, ए टू जेड ऑफ फाइनेंस CFA सिखाता है एंड ग्लोबल ब्रांड है, इन दोनों के सुपर पावर से आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं. राइट? टू नो मोर अबाउट CFA और साथ साथ में जो है यार इसमें लेक्चर्स में क्या होता है, इसके डेमो सेशंस देखने के लिए आप जरूर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लेक्चर सीरीज है उसका लिंक देखिए. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू करेंगे तभी आपका नेक्स्ट स्टेप रियल सेंस में आगे बढ़ेगा. सो विश यू ऑल द लक गोपाल. राइट फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरीज. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द फर्स्ट पिन कॉमेंट. तो आप उसको जो है फ्री CFA मेंटरशिप फॉर्म भर के यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज फ्रॉम मी. एंड प्लीज फ्रेंड्स, डू नॉट शन योर इग्नोरेंस. इग्नोरेंस इज ब्लिस ओनली फॉर द फूल्स. आपको अगर कहीं भी इग्नोरेंस है, कहीं पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ क्वेरी पूछिए इस मेंटरशिप फॉर्म में, और मैं जरूर आंसर करूंगा आपको आगे आने वाले सेशंस में. एंड इन केस यू हैव मेड अप योर माइंड, वांट टू प्रिपेयर दिस कोर्स, फ्रेंड्स, जैसे मैं इन सेशंस में आपको इतने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ, वैसे ही मैंने जो है अपनी लेक्चर सीरीज में बहुत प्यारे तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं. सारी डिटेल्स लेक्चर सीरीज की, कि कैसे है, कितना आपको पढ़ना है,
क्या क्या डेमो सेशंस हैं जिससे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आपको लिंक में, जो हमारे लेक्चर सीरीज़ का लिंक है, उसको क्लिक करें, उसमें सारी डिटेल्स देखें, एंड इफ़ यू लाइक इट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस यू कैन गेट स्टार्टेड एंड प्रिपेयर, right? So guys, that's it for today. Wish you all the luck. I hope you were able to follow this session today and gain yet another topic and its curriculum, which is part of CFA level 1. I will see you in the next session with another topic, which will be the last topic, right, of CFA level 1 curriculum, and I'll deep dive into that. Till then, bye bye, spread the word and keep learning.